नमस्कार, पहलाग, जय हिंद। आज मैंने अपना जो ऑनलाइन पेज है वो अंकिता भंडारी के ऊपर एक कमेंट जो आया है उत्तराखंड के मूल निवासी का, जो उत्तराखंड में नहीं रहते हैं, अब बाहर प्रदेश में रहते हैं। उन्होंने एक बहुत गलत कमेंट किया है। मेरा मानना यह है कि अगर आप साथ नहीं दे सकते तो विरोध भी मत कीजिए, क्योंकि ये पहाड़ की बेटी है, बहुत संपन्न घर की बेटी नहीं है, या बहुत उनके परिवार के पास कोई रोजगार था या बहुत बड़ा उनके पास पैसे का बैकअप था। एक सामान्य घर की गरीब परिवार की लड़की जो सिर्फ इस सपने के साथ रिसोर्ट में काम कर रही थी कि अपने घर की जो आर्थिक स्थिति है, अपने भाई की पढ़ाई है, अपने माँ की जो सेवा या उसका जो सहयोग कर सकती है, अपने पिताजी का जो संघर्ष उसने देखा है, उसके लिए उसने उस रिसोर्ट में नौकरी की थी। लेकिन उसको पैसा भी नहीं मिल पाया, जो तनख्वाह मिलती है एक महीने की, उससे पहले। ये सारी रिपोर्टें आपके अखबारों में छपी हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो पॉलिटिकल कनेक्शन है, जो नेता थे ओबीसी मोर्चा के, और आरएसएस के जिस नेता के ऊपर अंकिता भंडारी के पिता ने पत्र लिखा है, पौड़ी के डीएम को, मैंने नहीं लगाए हैं आरोप, उनके पिता ने लगाए। और वो आज के टाइम पे आपको गूगल में अवेलेबल है पत्र। वो संगठन महामंत्री हैं अभी उत्तराखंड के, अजय कुमार जी। मैंने आरोप नहीं लगाए, अंकिता के पिता ने लगाए। और आप उत्तराखंड के मूल निवासी होकर अंकिता के साथ साथ हमारे प्रदेश और देश की सभी महिलाओं के बहुत गलत बात लिखी। ऐसे तो होटल इंडस्ट्री में जितनी भी महिलाएं आपके हिसाब से काम कर रही हैं वो सारी गलत हैं। रात को जो महिला ट्रेन में सफर कर रही है, फ्लाइट उड़ा रही है, फ्लाइट में ट्रेवल कर रही है, बस में ट्रेवल कर रही है, गांव में कहीं इधर उधर जा रही है, ड्यूटी कर रही है, राष्ट्र और राज्य की सेवा या किसी न किसी तरीके से कार्य करेगी, वो सारे गलत हैं। अंकिता एक बच्ची थी, उसको भी जीने का उतना ही अधिकार था। अगर आपको पसंद नहीं थी, नौकरी से निकाल देते। उसकी हत्या क्यों की? कभी गए हैं आप उसके घर में? मेहरा जी, कभी जाइएगा, कभी मिलिएगा उसकी माँ से, कभी मिलिएगा उसके भाई से और उसके पिताजी से, उसके परिवार वालों से। सड़क से दूर आपको नीचे एक मकान दिखाई देगा, और जिस संघर्ष से अब वो गुजर रहे हैं, अंकिता की हत्या तो एक बार हुई है, वो तो हो चुकी है उसकी हत्या। अब उसके माँ बाप की भी एक प्रकार से कहा जाए कि हत्या ही हो रही है, क्योंकि माँ को गाड़ी में बैठते ही उल्टी आ जाती है। ये पहाड़ की महिलाओं में हमने बहुत देखा है। मेरी दादी को भी आती थी, मेरे अगल बगल के सबको आती थी। लेकिन आप ऐसे कमेंट करके उस दिवंगत आत्मा को कष्ट पहुंचा रहे हैं, और बड़ा दुख होता है। बाहर का व्यक्ति कहे तो हम मान सकते हैं कि भाई उसको हकीकत नहीं पता है। आप तो पले बड़े, यहीं से आपने शायद शिक्षा ली होगी, इसी राज्य का आपने बहुत कार्य भी किया होगा, आपने राज्य में बहुत सारे कार्य किए होंगे, देश के लिए बहुत सारे कार्य होंगे, लेकिन आपने इतना गलत कमेंट किया है। आप हमारे सीनियर हैं, आप सारे आरोप हम पे लगा सकते हैं, आपको नमन है उस चीज के। लेकिन यहाँ पे मैं आपका विरोध करूंगा। आप सैनिक भी हैं, लेकिन आपकी इतनी सोच, खुद आप एक बेटी के पिता हैं, आपको इतना भी दर्द नहीं हुआ? मैं लिख क्या रहा हूं अपनी बेटी की उम्र की लड़की के लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसको उस जगह पे गए हो जहां उसको मारा है। कभी आप वहां जाइए। जो आपने गलत लिखा है इसका विरोध होना चाहिए, और आपका विरोध बहुत जरूरी है कि आपकी जैसी मानसिकता के यहाँ के पहाड़ी मूल निवासी, जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, जिनको हम अधिकार दिलाने की बात करते हैं, कि हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी हिंदू, जिनके साथ आज अन्याय हो रहा है, रोजगार में, शिक्षा में, चिकित्सा में, संसाधनों में, ठेकेदारी में, हर जगह पे उनको लूटा खसोटा जा रहा है, और आप ऐसा लिख रहे हो कि अंकिता भंडारी की कैसी लड़की होगी।
आप क्या समझ रहे हैं कि हमारी जो लड़कियां हैं वेस्टर्न कल्चर से हो? आपने एक वर्ड बोला इन 3 लोगों के लिए, कभी विरोध किया इनका? कभी विरोध आक्रोशित रैली में गए हो? कभी अंकिता के लिए कभी एक कैंडल जलाया, कभी एक फूल है उसको दिवंगत आत्मा के लिए कभी प्रार्थना की है आपने? बहुत गलत बात है। मुझे गुस्सा इसलिए भी आता है कि आप एक मूल निवासी होके और मूल निवासियों की ही बात नहीं सुन रहे हो। बहुत गलत बात है। आपका विरोध होना चाहिए और जहां आप रहते हैं वहां भी आपका विरोध होना चाहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने बहन अंकिता जो दिवंगत आत्मा है उसके ऊपर इतना बड़ा गलत कमेंट किया है। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो हमारी बेटियों को कि वो आज से 100 साल पुराने पर्दे में रहे, घूंघट में रहे? आप ये कहना चाहते हो कि जिस तरह से अफगानिस्तान में ताला बांध के रखते हैं, जंजीर में बांध के रखते हैं। कल पाकिस्तान की एक न्यूज देख रहा था मैं, वहां पे पत्नी को दोस्तों के सामने जब डांस करने को बोला तो पत्नी ने मना किया तो उसको निवस्त करके पाइप से पीटा गया है, उसके बाल मुड़ा दिए। ये सोच रखते हो आप तालिबानी? हम पहाड़ी हिंदू हैं, हमारी सोच बहुत उत्कृष्ट है। मैं जब फौज में भर्ती हुआ था मैं गर्व से कहता था हमारे यहाँ वो सारे बंधन नहीं है जो भारत के दूसरे क्षेत्रों में महिलाओं के ऊपर हैं। हम बहुत गर्व, हमने कभी अपनी मां को घूंघट में नहीं देखा, हमने कभी अपनी बहनों को कभी इस रिस्ट्रिक्शन में नहीं देखा, कभी हमने उनको पढ़ने से रोकने के लिए नहीं देखा, क्योंकि मैं पूरे भारत का भ्रमण किया हूं, मैंने उस चीज को देखा है कि कितनी तकलीफें होती हैं एक लड़की को स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में, आगे बढ़ने में, नौकरी करने में। और जब हमारी बेटी अपना पूरी ईमानदारी से काम कर रही थी और आप उसके लिए ऐसा कह रहे हो, बहुत ही गलत है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। सरकार ने क्या किया, कहां गलत किया है, वो न्यायालय का कार्य है, न्यायालय कार्य कर रहा है। लेकिन न्यायालय के बाहर हमारे लोग, क्योंकि मामला था जो उनका वकील है, जो इन 3 महान लोगों के जो मर्डरर हैं, उनका जो वकील है वो उसी पौड़ी का है, उसी के ऊपर चर्चा है। और आपने ऐसा लिख दिया। बंगाल की आपको चिंता हो रही है, बंगाल में लड़ने के लिए बंगाली समुदाय सशक्त है। शायद आप भूल गए हैं डायरेक्ट एक्शन डे में पाठा करके एक व्यक्ति ने पूरे बंगाल में एक तांडव मचाया था और गांधी जी को बोलना पड़ा था सरेंडर कर दो अपने हथियारों को। एक सामान्य आदमी, आप बंगालियों की वीरता को भूल गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी क्या करना चाह रही है वहां पे कि आप जब तक खुद से जागरूक नहीं होंगे तब तक बाहर के लोग आपको कैसे बचा पाएंगे? और आप तो उन्हीं के पूरे गुणगान कर रहे हो, लेकिन आप हमारे जो प्रदेश में अपनी बहन है जिसके साथ गलत हुआ है उसको आप ऐसी बात बोल रहे हो। बहुत ही निंदनीय है। कृपया करके मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप माफी मांगिए और इस पोस्ट के ऊपर आप माफी मांगिए कि आपने गलती से बोला है। आप एक मूल निवासी, हमें बड़ा दर्द होता है जब हमारा मूल निवासी उत्तराखंड का पहाड़ी ऐसा बोलता है। आप मेरे पे कुछ भी आरोप लगाइए, मैं सुनने को तैयार हूं। आप सब कुछ कह सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सेना में जो रहा है उसको पता है कि सेना की नौकरी कैसी होती है, कंफर्ट कितना होता है और कितना दर्द होता है और कितनी चीजें झेलनी पड़ती है। आप भी सेना में रहे हो, मैं भी सेना में रहा, मुझे सब आरोप लगा सकते हो, मेरे को मान्य है। लेकिन एक दिवंगत आत्मा के ऊपर आप ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते। उसका सीधा सीधा मैसेज आपकी मेरी 2 बेटियों पे भी कर रहे हैं और जो बेटियां आज जो बहनें वहां पे काम कर रही हैं उनके ऊपर भी आप लांछन लगा रहे हो। ये हमारे प्रदेश का नहीं, पूरे देश का जिसकी आप चिंता कर रहे हो, वेस्ट बंगाल में वहां भी लड़कियां रात को काम करती हैं। और वेस्ट बंगाल की जो सामाजिक स्थिति है, आप कभी अगर वेस्ट बंगाल रहे होंगे, वहां पे बहुत ओपन है, वहां पे लड़की लड़के में भेद कम से कम किया जाता है। मैं तो उस परगने में गया हूं जहां पे ये लड़ाई हो रही है, मुर्शिदाबाद और सुंदरबन वाला एरिया। वहां जाके मैंने बच्चों को पढ़ाया है और मैंने उनके गांव की स्थिति देखी है। लेकिन आप उनकी चिंता कर रहे हो, लेकिन कभी आपने एक वर्ड नहीं बोला अंकिता भंडारी के लिए। बहुत गलत सोच है आपकी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप माफी मांगिए। बाकी आपके अपनी आजादी है बोलने की, आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन दूसरे को कष्ट हुआ है, मुझे भी कष्ट हुआ है और शायद आपके घर में आपकी पत्नी को भी कष्ट होगा, आपकी बेटी को भी कष्ट होगा कि आपने जो बोला है। आप
गलती मानिए। और मैं लोगों से कहना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं, आप इस पुणे जैसे महानगर में रहते हैं, वहाँ पे इनका विरोध कीजिए। आपको कई सड़कों पे जाने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया आपके पास बहुत अच्छा एक माध्यम है, उस पे आप लोग उनका विरोध कर सकते हैं कि ये क्यों कहा उन्होंने। मैं जब बंगाल में था, आप यकीन मानिए, एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैंने बीबीसी की। जो सबसे बड़ा वेश्यावृत्ति का अड्डा है बंगाल का, सोनाकाची, उसके बच्चों के पढ़ाने के लिए, जो सेक्स वर्कर से जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए मैं वहाँ गया था और मैंने वहाँ पे उन बच्चों के साथ समय बिताया है। एक सेक्स वर्कर की लड़की वहाँ पे एक माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन चलाती है उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, और उसको एक हेल्थ इंस्पेक्टर, जो बंगाल के बहुत बड़े नाम ध्यान नहीं आ रहा, अब BMSRC करके एक संस्था है, उन्होंने वहाँ अनाथालय खोला हुआ है और वो उनके लिए काम करते हैं। उनके बच्चे फुटबॉल में आगे हैं, गाड़ी चलाते हैं, मास कम्युनिकेशन में बच्चियां एजुकेशन ले रही हैं। मुझे बहुत गर्वान्वित महसूस हुआ कि देखो, एक सेक्स वर्कर के बच्चों को एक व्यक्ति ने इतना सोचा और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया सुंदरबन क्षेत्र में, और आप उनको कमजोर कह रहे हो। वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, वो लड़ सकते हैं, और आप अपनी बेटी को बोल रहे हो कि वो गलत थी। आप महिला विरोधी हो, आप पहाड़ विरोधी हो, आपने बहुत गलत चीज बोली है, आप उसके लिए माफी मांगिए। ये मैं चाहता हूं कि आप इस बात को कंटेम्प्ट करें कि ये गलत है और गलती से आपने बोला है। आपको तो सहयोग करना चाहिए था। आपने तो उस जो बेटी है, बहन है, जिसके साथ गलत हुआ है, आप क्या समझते हो RSS और बीजेपी के अंदर उसके नहीं मानते गलत? मैं तो उसमें रहा हूं। वो अलग बात है कि वो नहीं बोल पाते हैं, उनकी अपनी राजनीतिक और सामाजिक मजबूरियां हैं। मैं तो उस दोनों संगठनों में काम किया है, उनके अंदर भी आक्रोश है कि ये गलत हुआ है, लेकिन नहीं, अपनी मजबूरियां हैं, वो खुल के आ सकते हैं, हम खुल के आ रहे हैं। गलत है। कभी आप जाइए, पौड़ी जाइए, उसके गांव में जाइए, पौड़ी से मात्र 10 किलोमीटर है, अभी तो सड़क पहुंची है। घर में जाइए, घर की स्थिति क्या है? एक कमरा है, एक कमरे में रहकर अपने गाय भैंस से अपने बच्चे को पढ़ाया पौड़ी में, और जब वो नौकरी करने रिश्केश आई, ऐसे लोगों को तो कोर्ट को सीधा फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। इतना लंबा। और उनकी माँ बता रही थी, जब मैं उनसे मिला, मेरे आंखों से आंसू नहीं छूट रहे थे कि क्यों हम बेटी को पैदा करते हैं ये दिन देखने के लिए। इसीलिए हम बेटियां पैदा करते हैं कि हमारे मूल निवासी हमें ही ये बोले कि हमारी बेटी गलत है। इसीलिए हम बेटियां पैदा करते हैं कि कोई बाहर का व्यक्ति आए, चाहे वो उत्तराखंड से बाहर का हो या अंदर का हो, हमारी बेटियों को बिस्तर पर सुलाए, अपने रोंदे, और हम चुपचाप सुनते रहें, सहते रहें। सरकार अभी लिव इन रिलेशन का कानून लेके आई है, कितना आपने उसमें विरोध किया। सरकार तो ये कह रही है कि आप गांव में अपनी बहन को छोड़ के किसी के साथ भी संबंध बना सकते हैं, पुलिस प्रोटेक्शन देगी। आपने हमारी संस्कृति, सभ्यता और जो परंपरा है उसको खत्म करने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। हमारी जमीनों को बेचने के लिए आपने कितनी तैयारियां कर ली हैं। बाहर के लोगों को, चाहे वो स्टेट के गवर्नमेंट के लोग हो या बाहर सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हो, उनको आप जमीन खरीदने की परमिशन दे रहे हैं। यहाँ पे सोचिए, अच्छी अच्छी जगहों पे पैसे वाले लोग, जो बड़े बड़े अधिकारियों बैठ जाएंगे, आपकी स्थिति क्या रहेगी। आज आप जाइए पहाड़ पानी साइड में, एक गांव में गया था, वहां के गांव वालों को पानी नहीं मिल रहा, जबकि वहां से पूरा का पूरा पानी रिसोर्ट में जा रहा है। अभी हाल का केस है, यहाँ पे अपना जितना वेस्टेज था, मलमूत्र का जो सीवेज टैंक था, वो खाली कर दिया, और दूसरे दिन बारिश आ गई। मुक्तेश्वर का केस था, इसी चीज में मैंने भी बोला, एफआईआर भी हुई है उसके ऊपर आपने कभी नहीं बोला। आपके गांव में सड़क नहीं है, आपके गांव में रोजगार नहीं है, आप यहाँ बंदरों ने आतंक मचा रखा है, उसके ऊपर बोलिए ना। आप वहां से कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम किसी जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसको ऐसे बदनाम मत करिए। बहुत अच्छी चीज हो सकती थी। आप तो एक बहुत बड़े महानगर में रहते हैं, आपको तो और ज्यादा सोर्स मिलते हैं, आपके आज का बौद्धिक स्तर बढ़ता है। देखिए, राजनीति अलग है, बहन अलग है। क्या बहन को भी आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बांटोगे? बेटियों को बांटोगे? कल धारी में लड़कों को पीट दिया पुलिस ने, क्या पुलिस ने उनको ये देख के पूछा कि कांग्रेस के लड़के हैं या कांग्रेस वालों के लड़के हैं कि भाजपा वालों के लड़के हैं? सत्ता तो भाजपा की है, तो विरोध किसका होगा?
विरोध तो भाजपा का होगा, क्योंकि कांग्रेस तो विरोध नहीं कर रही है। इससे पहले खंचू में ठीक श्राद्ध से एक दिन पहले जब हमारा एकावगत होता है, हम पिथौरागढ़ के हम एक दिन पहले उपवास रखते हैं और शाम के टाइम पे खाते हैं। उस टाइम पे बेल्ट से पीटा उस लड़के को, तो सरकार ने उसको पुरस्कार दिया कि उसको सरकार बर्खास्त किया। और आप कह रहे हो कि अंकिता भंडारी कैसी लड़की होगी? अरे कुछ तो सोच रखिए साहब। आपकी लड़की खुद बॉक्सिंग करती है, मैं करूं उसके ऊपर कमेंट? आपकी लड़की को आप हर जगह भेजते हो, क्यों रात को क्यों ट्रैवल कराया आपने उसको? आपके कितने रिश्तेदार हैं जो रात को ट्रैवल करते हैं? मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटियां हैं, क्या वो रात को ट्रैवल ना करें? वो रात को कहीं जाए ना, रात को स्कूल भी ना जाएं, जहां उनको पढ़ने का मौका मिलेगा वहीं तो जाएंगे। क्या उनके लिए अलग रूल है? ऐसी सोच मत रखिए। बेटियां चाहे आपकी हो या हमारी हो, चाहे किसी की भी हो, वो बेटियां ही होती हैं और सबको अपनी बेटियों पे गर्व होता है। इनके माँ बाप को भी उतना ही गर्व है, अंकिता के माँ बाप को। और जो इन लोगों ने कार्य किया है, सरकार को तो इनको अभी तक गोली मार देनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। क्या जरूरत है इनका केस चलाने की? लेकिन अब केस चलेगा, और सोचिए न्यायालय में कितना लंबा केस चलेगा, फिर उसमें अपीलें होंगी, अपील होने के बाद आप आगे जाओगे। तब तक अंकिता भंडारी हत्याकांड के जो आरोपी हैं वो तो अपना पूरा जीवन गुजारेंगे, चाहे वो जेल में गुजारे। लेकिन उनके माँ बाप का क्या? कभी वो देहरादून जा रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी कोटद्वार आ रहे हैं, कभी नैनीताल आएंगे। उनको कौन देखेगा? उनके बारे में कौन सोचेगा? कभी आपने 1 रुपए का अनुदान दिया उनकी माँ बाप को कि भाई आप वहां से आ रहे हो, कैसे? पहाड़ में ट्रेवल कितना महंगा है। हमारे गांव की एक लड़की स्कूल इसलिए नहीं जा पाई कि उसको पास पैसे भरने के लिए 5,000 रुपए नहीं थे। मैंने उसका वीडियो बना के डाला, तब भी पैसे नहीं आए। हमने एक ऐसी चीज बनानी है, आप तो उस जगह पे हो जहां आप पहाड़ियों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर सकते हो। कुछ अनुदान दीजिए, कुछ अच्छी चीजें कीजिए, उनके माँ बाप के लिए बात करिए। आप तो उनकी बेटी के ऊपर ही लांछन लगा दे रहे हो। मैं आपसे निवेदन करूंगा मेहरा जी, आप पहाड़ के मूल निवासी हैं और पहाड़ के मूल निवासी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि गलत का विरोध कीजिए। अपने लोगों के राज्य हमारे लोगों के लिए बनाया गया था। जब आप धीरे धीरे समझते हैं इस चीज़ को, जब आप बाहर निकलते हैं तब देखते हैं कि उत्तराखंड की स्थिति क्या है। घर के अंदर बैठ के समझ में नहीं आता, आप तो बाहर से देख रहे हैं। परसों मैं देख रहा था कि नोएडा में बैठ के लोग पहाड़ बेचने की बात कर रहे हैं और भू कानून आ गया है। परसों एक हमारे पास मैसेज आया कि रानीखेत में पूरा पहाड़ बिक रहा है, कोई है लेने वाला? 350 नाली, और आप बात कर रहे हो कि हमारे यहाँ भू कानून आ गया है, कोई खरीद नहीं सकता। तो जिस तरह से हमारे पूरे पहाड़ को लूटा जा रहा है, तो हमारी बेटी और बहन के साथ गलत हुआ। बाहर के लोग आएंगे जिनके पास ज़्यादा संसाधन हैं, क्योंकि हमारे कानून लचीले हैं, हमारे कानून कमज़ोर हैं। हमने कभी नहीं कहा कि आप यहाँ मत व्यवसाय कीजिए, हम तो कहते हैं आप पूरा व्यवसाय कीजिए। लेकिन जो मर्यादा है, जो आपका कानून कहता है, जो सफाई आपने रखनी है, जो पर्यावरण को संरक्षण आपने देना है, जो जल संचय आपने करना है, जो ऊर्जा का संचय आपने करना है, उसको तो करिए। आज कैची धाम में बहुत बड़ा आर्टिकल आया है इसी न्यूज़पेपर में कि भाई बहुत बड़ा जाम लगता है। क्या जरूरत है वहाँ के लोगों को गाड़ियाँ ले जाने की? यहाँ से आप टैक्सी करिए, टैक्सी को रनिंग करिए, टैक्सी में आइए और जाइए। आप गाड़ी हल्द्वानी खड़ी कर दीजिए, पहाड़ी आदमी को रोजगार दीजिए। जो पहाड़ के लोग टैक्सी ड्राइवर हैं उनको रोजगार मिल जाएगा, वो शटल चलती रहेगी रोटेशन में, चाहे वो नैनीताल जाओ चाहे आप वहाँ जाओ। जानबूझ के, और सबसे ज़्यादा नुकसान होता है पहाड़ियों का, क्योंकि उन्होंने जाना होता है आगे, तो जाम में फंसे रहते हैं। अब आप यकीन मानिए, सैटरडे संडे और फ्राइडे की शाम से लेके संडे की रात तक आप भीमताल से 5 से 6 घंटे में कभी कभी यहाँ पहुँचते। मैं खुद फंसा हुआ हूँ, इतनी बुरी स्थिति होती है, जाम लगता है, क्योंकि 3 साइड की रोडें वहाँ पे मिल जाती हैं। आप उसके लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन आपने बहन अंकिता के ऊपर जरूर, आपके पास कोई भी उसका एग्जाम्पल है, आप उसके सोल्यूशन गवर्नमेंट को भेजिए। आप कितनी अच्छी आज के टाइम पे आप धामी जी को टैग करिए, साहब ऐसे नहीं ऐसे करिए। आपके पास, आप तो बड़े शहर में रहते हो, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए थी, आपके पास बौद्धिक स्तर बड़ा होना चाहिए था। आप बताइए धामी जी को, साहब ऐसे नहीं ऐसे करिए, क्या पता आपका विचार एक्सेप्ट हो जाए और आपको अवार्ड भी मिले। हम तो चाहते हैं हर पहाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, बाहर के लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठेका हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारे पास उतने बड़े पैसे नहीं है लगाने के लिए। जितने भी मेरे ठेकेदारों से बात होती है उनके पेमेंट तक नहीं हुई है। मुझे अभी एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर मिला, वो रो रहा है अपने आप को, मैंने क्यों गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा, मैं दे ही नहीं पा रहा हूँ पैसे, क्योंकि मैं सरकार मेरा पैसा नहीं दे पा रही है।
10 क्लॉज लगा दिए उन्होंने सरकारी। आपको भी पता है कि सरकार के कार्यों में कितनी प्रोसेस होती है, उसको हमने कभी लचीला नहीं किया, उसको हमने कभी खत्म नहीं किया। लेकिन आपने एक बहुत सिंपल लिख दिया कि अंकिता भंडारी कैसी होगी। तो बाकी जितनी बेटियां हमारे पहाड़ी की बाहर काम कर रही हैं, क्या सब ऐसी होंगी? आप उनके चरित्र पे उंगली उठा रहे हो? क्या उसको अधिकार नहीं था कि अपने माँ बाप की सेवा करे, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बढ़ाए? सबसे सस्ता और छोटा कोर्स वही था जिसमें कम से कम पैसा लगने में रोजगार मिल सकता था। फ्रंट डेस्क में उसको कुछ पेमेंट मिलती, उसके घर का खर्चा चलता, उसके घर में एक गाय और आ जाती, उसके भाई को पढ़ने में किताबें और आ जाती, लेकिन उसको तो तनख्वाह तक नहीं मिल पाई। हटा देना चाहिए था, वो अपना दूसरी जगह नौकरी कर लेती, लेकिन मारा क्यों? आप माफी मांगिए, और माफी नहीं मांगते हैं तो आपका विरोध होना चाहिए। मैं तो विरोध करूंगा ही करूंगा। मैं लोगों से भी निवेदन करूंगा, जितने भी लोग हैं वो विरोध करिए। ये उत्तराखंड के मूल निवासी की बहुत बड़ी गलती है कि बाहर जाने के बाद अपने प्रदेश को भूल जाते हैं। अरे यहीं पढ़े लिखे, यहीं पैदा हुए, यहीं के हवा में आपका जीवन गुजर बसर हुआ है। आज आपके पास थोड़े संसाधन हो गए, आप बाहर रहते हो, तो क्या हमारी बेटियों को आप गलत कहोगे? मेरी ये बात रखनी थी। मुझे बहुत अजीब लगा कि एक मूल निवासी ऐसा बोल रहा है। राय आप दीजिएगा, बात आप कीजिएगा, कमेंट आप कीजिएगा, लेकिन आप हमारी बेटियों को गलत नहीं कह सकते। न्यायालय जो डिसीजन देगा वो अलग है, लेकिन कुछ आपकी अपनी नैतिकता भी तो होती है। मैं खुद एक सीरीज शुरू कर रहा हूं अंकिता भंडारी के ऊपर कि कैसे उसका घर है, कैसे उसके माँ बाप हैं, कैसे उसको क्या आज उनकी स्थिति है। कभी सोचिए, कभी जाइए पौड़ी की तरफ, देखिए उसके घर में। अपने जीवन के अलावा अपने समाज के लिए भी कुछ करना बहुत जरूरी होता है ना। हमने अपने अगर देश सेवा की है तो देश ने हमें भी तो सेवा दी है। आज हम इस जगह पे हैं इसी देश और इसी प्रदेश की वजह से हैं। अब क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं इस समाज को वापस लौटाऊं? आज मैं अपने पहाड़ के लिए बात कर रहा हूं, पहाड़ियों के लिए बात कर रहा हूं। जब हम हमारा पहाड़ सशक्त होगा, हम लोग खुशी से हमारे फूले नहीं समाएंगे, जब हमारा पूरा सिस्टम हमको इतना अच्छा मिलेगा, तो हम देश के लिए जान देने में पीछे हटेंगे कभी? हमारा तो इतिहास रहा है, चाहे वो कुमाऊं के हों या गढ़वाल के हों। 1947 नहीं, मैं कल हिस्ट्री पढ़ रहा था कुमाऊं और गढ़वाल रेजिमेंट की, एक किताब पढ़ रहा था मैं कुमाऊं की इतिहास की। कितना महान हमारा इतिहास रहा है। हम कब पीछे हटे हैं? देश सेवा हर व्यक्ति करता है, चाहे वो घर में भी बैठा हो। राज्य सेवा हर व्यक्ति करता है, अगर वो फौज में नहीं गया है, वो घर में भी बैठा है तब भी वो कर रहा है, क्योंकि वो घर में अन्न उगा रहा है। वो भी एक देश सेवा है। वो घर की सेवा कर रहा है, अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है, उनको अस्पताल ले जा रहा है। आज की स्थिति क्या है? पूरे गाँव हमारे खाली हो रहे हैं। किसकी वजह से? सरकारी नीतियों की वजह से। कभी नीतियां ही नहीं बना पाए हम। आज हमारे गाँव को पूरा आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, रुद्रपुर, इन जगहों पे देखोगे क्यों कैसे रह रहे हैं हम लोग। 10-10, 12-12 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, गर्म सीट के नीचे रह रहे हैं, जो सीमेंट की सीट है। बहुत बड़ा दुख लगता है। क्यों नीतियां नहीं बनाई हमारी? आज मैं एक आर्टिकल भी देख रहा था आपका, पहले माल्टा बनाने के लिए सरकार ने अनुदान दिया, अब वो माल्टा बंदर खा रहे हैं, उनको हम यूज ही नहीं कर सकते। अब कीवी और ड्रैगन फ्रूट के लिए हमको और मड़ुए, झिंगोरा, इन सब चीजों मोटा अनाज है, उसके लिए 80 रुपए दिए जा रहे हैं। खर्चा हमारा 4000 रुपए का हो रहा है 6 महीने में। और उसमें अगर आंधी आ गई, वो पटवारी का खर्चा अलग जुड़ेगा उसमें। तो मेरा ये कहना है कि आप नीतियां बनाइए पहाड़ के लिए, पहाड़ के लोगों के लिए, क्योंकि ये राज्य पहाड़ के लोगों के लिए पर्वतीय राज्य दिया गया था। आपने सारी नीतियां बना दी बाहर के लोगों के हिसाब से, और उसमें हम लोग कहाँ फिर बैठ पाएंगे? मैं कल वो न्यूज मेरे पास जो है, मोटे अनाज पर 80% का अनुदान, मैंने कल का आर्टिकल अगर आप मेरा फेसबुक पे देखोगे पूरी तरह से डिस्क्राइब किया है। मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स अपने कॉलेज लाइफ में पढ़ी है, तो उस चीज को समझता हूँ। आपने उसके ऊपर कभी नहीं बोला। आप ही के चौखुटिया क्षेत्र में अगर आप ही के गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, गांव में मिलेगा, आर्थिक अनुदान गांव में ही मिलेगा, आपका पैसा सर्कुलेशन में आएगा, आपकी संपन्नता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हम हिमाचल का तर्ज देते हैं कि हमें हिमाचल की तरह भू कानून चाहिए, हिमाचल की तरह हमें जीवन चाहिए, लेकिन कभी देखा है वो उस पैसे को कैसे रोटेट करते हैं वहां पे? आप तो पूरा भारत भ्रमण किए होंगे, आपने तो देखा होगा। अच्छी चीजें बताइए अपने लोगों को। तो महोदय मनमोहन सिंह मेहरा जी, हमारा आपसे निवेदन है, ऐसे कमेंट मत कीजिए और माफी मांगिए। ये था आज का फ्रंट पेज जो
बड़ा आहत हुआ हूँ मैं कि अपना मूल निवासी अपनी ही बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए ऐसा बोलता है। कल किसी और क्षेत्र में हमारे उत्तराखंड की बेटी के साथ ऐसा होगा तब भी हम यही बोलेंगे क्या? चलिए चलते हैं, आज के पेपर की थोड़ी सी समीक्षा कर लेते हैं, समय भी ज़्यादा हो रहा है। 22 अप्रैल 2025 पहला ही न्यूज जो है, फर्जी आधार पर वोटर कार्ड, फर्जी आधार और वोटर कार्ड बनाने वालों की नौकरी जाएगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। साहब ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते जो इनका आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनाते हैं उनका पूरा डाटा सरकार के पास रहे, जनता के पास रहे, और उसके ऊपर आप क्रिमिनल लॉ इम्प्लीमेंट कीजिए कि अगर आपने बनाया तो जितने दिन की आपने सर्विस की है, जितने आपके ऊपर चार्जेस हैं, उसका आपका 50 गुना 100 गुना आपको पे करना पड़ेगा। आपकी पूरी संपत्ति जब्त होगी, आप कहीं नौकरी नहीं कर सकते, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप कानून वो बनाइए ना जिससे लोगों में डर का माहौल बने। आप कह तो दे रहे हो कि फर्जी आधार कार्ड वोटर कार्ड, कितने लोग मानेंगे? पैसा, अगर मेरे को 1 लाख रुपए बनाने 10,000 रुपए मिल रहे हैं एक वोटर आईडी कार्ड बनाने में, आप मेरे को मिल रहे हैं, लेकिन बना कौन रहा है उसका डाटा है हमारे पास, उसके ऊपर प्रिंटेड है किसने बनाया, किस अधिकारी ने बनाया, किस व्यक्ति ने बनाया। जब उसको पता ही नहीं है, हमें ही पता नहीं, आज मुझे ही पता नहीं है कि मेरा आधार कार्ड किस व्यक्ति ने बनाया था। हो सकता है सरकार के पास डाटा हो, मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं है। अगर मैं कोई बांग्लादेश से कोई व्यक्ति आता है, उसका आधार कार्ड बनता है, तो वो यहाँ आके काम कर रहा है, हमें क्या पता, उसके पास तो आधार कार्ड है और वो वैलिड आधार कार्ड है, चाहे वो कहीं भी रह रहा हो उत्तराखंड के किसी कोने में, उसके पास वैलिड आधार कार्ड है, भाई एड्रेस तो उत्तराखंड का है। अब उसकी हम पुलिस वेरिफिकेशन कराते तो पुलिस भी तो ग्राम प्रधान के पास भेजती है, पुलिस थाने में भेजती है, थाने वाला गाँव के पास जाता है, पता करता हाँ भाई वो वहाँ रह रहे हैं। बनाया किसने, कहाँ से आए, इतने वोटर कैसे बढ़ गए, बाहर के लोगों को सारी सहूलियतें कैसे मिल रही हैं? कानून वो बनाइए जिससे हमारी नीतियां पहाड़ियों को एक पुशअप दे, उनको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएं, उनके अंदर एक खुशी का माहौल पैदा बनाएं। मैं इस चीज से धामी जी आपका बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आपके कहने से ऐसा करने से हो जाएगा, नहीं होगा। जब तक हम उसके लिए सशक्त नहीं बनाएंगे। हम भू कानून की बात कर रहे हैं, आपने बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं पूरे सभी जगह। मैं कल पिथौरागढ़ भी गया था पिछले इसी महीने 1 हफ्ते के लिए, वहाँ पे स्थल धाम के ऊपर बहुत बड़ा पोस्टर लगाया है सशक्त भू कानून। साहब ये जमींदारी उन्मूलन का जो कानून है उसी में आपने अमेंडमेंट किया है, नया कानून तो बनाया ही नहीं। और आपने एक धारा के ऊपर और वो कर दिया कि भाई पहले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए कृषि भूमि दी जाती थी, अब जो है आप उसी चीज के लिए भी कृषि भूमि दे सकते हो। कल मैं एक जगह पढ़ भी रहा था, आप मेरे व्हाट्सएप के जो स्टेटस है उसमें भी देख सकते हो, वो व्यक्ति भी वही कह रहा है। तो कानून तो आपने बनाया कुछ नहीं, उसी को अमेंडमेंट करके दे दिया। सशक्त भू कानून तो ये बनाना चाहिए था कि यहाँ की जमीन को कोई बाहरी व्यक्ति खरीद नहीं सकता, कोई भी कहीं का भी हो, उसको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, उसको यहाँ के शासन में आने का अधिकार नहीं होगा। वो अपनी जगह पे, आप यहाँ व्यवसाय कर सकते हो, यहाँ से पैसा कमाइए, यहाँ मकान ले सकते हो, लेकिन आज शासन और प्रशासन में नहीं आ सकते हो। लेकिन शासन और प्रशासन में आज है कौन? बाहर के लोग हैं। हमारे लोग कितने हैं? हम कहाँ जाएंगे? क्या हमारे पूरी जीवन हम बर्तन ही मांजते रहेंगे? राजस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र या गार्ड की नौकरी करेंगे? रुद्रपुर में खड़े रहेंगे गेट पे 11 से 15 हज़ार रुपये में 12-12 घंटे के लिए? गाँव में संसाधन दीजिए, कानून वो बनाइए। लोगों के बीच में जाना बहुत जरूरी है, ग्राउंड रियलिटी बनाना जरूरी है। गणेश जोशी जी ने बहुत बढ़िया कह दिया कि 80% अनुदान मिलेगा, फोटो भी आ गई, सचिवालय में बैठ के बोल दिया। क्या मेरे गांव में आप दे सकते हो 80% अनुदान? 10 किलोमीटर दूर जाना है ब्लॉक से सेंक्शन कराने के लिए। मेरे ससुर जी के यहाँ एक मच्छी तालाब बन रहा था, तब भी नहीं बना, वो धीरे धीरे घूस भी दी। मैं कह रहा हूँ बिना घुस के तो काम ही जाता। अच्छा, एक चीज मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, एक चीज बोलते, क्या हमें अपने बच्चों को घूस देना सिखाना चाहिए? क्योंकि सरकारी तंत्र को मैनेज करने में हम लोग बहुत पीछे हैं। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं ईमानदारी से रहो, कर्तव्यनिष्ठ रहो, लेकिन दूसरा व्यक्ति बैकडोर से आके सारे फायदे उठा के लेके चला जा रहा है। और हम अपने बच्चों को ऐसे देखते हैं, अब हमारे बच्चे 12वीं के बाद क्या करेंगे? क्यों नहीं हमारे बच्चों को फ्री एजुकेशन देते आप? अप टू पीजी जहां तो करना चाहते हैं, पूरी फ्री एजुकेशन दीजिए। कौन मना कर रहा? मेरे गांव की लड़की स्कूल नहीं जा पा रही, उसको क्यों नहीं फ्री? वो क्योंकि वो गरीब है, उसके लिए राज्य तो उसके लिए बना था। उसको क्या मिला? आज वो क्या सोचेगी कि उसके पिताजी उस लायक नहीं है, वो विकलांग आदमी है, लेकिन उसकी बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही है, फीस नहीं है उसके पास 5,000 रुपये भरने के लिए।
4,000 6,000 की तो पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने की नौकरी करता था, घर भी देखना था। साहब हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं बने हैं। ऐसे आप वो मत करिए कि हम लोगों को खुद पे शर्मिंदगी है। आज के टाइम में सबके पास सोशल मीडिया और सब नई जनरेशन अवेयर है कि उनको पता है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, तो पहले से ही बाहर की तरफ मूव करते हैं। क्यों नहीं हम लोगों ने अपने बच्चों को आगे बढ़ाया? क्यों नहीं हमारे बच्चों को जो सशक्त थे सभी के लिए एजुकेशन फ्री की? क्यों सरकार पैसा नहीं दे सकती है अपने बच्चों को जो पहाड़ के लोग हैं? परसों मैं एक जगह बात कर रहा था, पुलिस में पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था कि इतने वैकेंसी आपके यहाँ होंगी। आज आपने रोस्टर बना दिया कि उत्तराखंड के हिसाब से होंगी, लेकिन धारचूला, मुंशारी, उत्तरकाशी, जौनसार जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ का बच्चा और एक देहरादून, हल्द्वानी या इन बड़े शहरों में बैठा हुआ बच्चा जिसके पास संसाधन ज़्यादा है, किसका सिलेक्शन होगा? सिलेक्शन रेशियो आप देखिए, किसका सिलेक्शन ज़्यादा होगा? वहाँ के लोगों के लिए रिजर्व जो वैकेंसी थी उनको क्यों नहीं बढ़ाया आपने? वहाँ क्यों नहीं रखी? ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वहाँ से उनको पूरा स्टेट का मेरिट बनानी पड़ेगा? पिथौरागढ़ की मेरिट बनाते, पिथौरागढ़ के बच्चे उसमें आते, अल्मोड़ा की मेरिट बनाते, अल्मोड़ा के बच्चे आते। हमारे बच्चे तो पीछे चले गए। अब गांव में, हमारे गांव में वही व्यक्ति बचा हुआ है जो बाहर नहीं निकल पाया, जिसके पास पैसा नहीं है। तभी तो संसाधन आएंगे। जिसके पास नौकरियां नहीं है वो खेत में आज भी बंदरों के बीच में मेहनत कर रहा है, सुअरों के बीच में मेहनत कर रहा है कि 2 दाने हो जाए। और कितना राशन आप फ्री देते हो, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट मुझे आज ध्यान नहीं आ रहा, लिखा है मैंने कहीं पे, लेकिन उससे घर नहीं चलता साहब। मेहनत खेत में भी करनी पड़ती है, गाय भैंस पालने पड़ते हैं, ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। अब उसमें क्या समय नहीं लगता? 50 नाली यानी 1 हेक्टेयर के हिसाब से आपने कैलकुलेट कर दिया, 4,000 रुपये आप हमें 2 नाली का दीजिए ना। क्यों नहीं करेगा आदमी काम? उसकी रक्षा के लिए आप हमें वहाँ रख सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे आप। और मैं एक जो व्यक्ति शराब पीते हैं उनके लिए ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक स्मगलिंग का वो पकड़ा जिसमें नकली शराब मिला के पिलाई जा रही थी। रामपुर रोड में नकली शराब का कारखाना, 2 दबोचे गए हैं और दोनों बाहरी लोग हैं, उत्तराखंड के नहीं है, पहाड़ी नहीं है, दोनों बाहरी लोग हैं। किस प्रकार से हमारे लोगों को स्प्रिट और पानी पिलाकर उनका सेहत, उनकी लीवर, उनकी किडनी, उनका पूरा शरीर और उनकी जो जीवन है उसके साथ खेल रहे हैं, क्योंकि उनके लिए सिर्फ बाहरी लोगों के लिए पैसा इम्पोर्टेंट है, उसके लिए व्यक्ति या उनका जीवन कहीं इम्पोर्टेंट नहीं है। आबकारी विभाग हरकत में आया, 33 दुकानों की जांच की है और ये दोनों व्यक्ति नोएडा में जहां शराब फैक्ट्री में काम करते थे वहां से सीख के आए हैं। कितने लोगों को उन्हें नकली दारू पिलाई होगी और क्या उनके शरीर में रहा होगा। दारू ने पूरा का पूरा हमारे यहाँ की जो जीवन व्यवस्था है, 94 में मैंने देखा है किस प्रकार आंदोलन हुए थे और आज देख रहा हूँ कि क्या स्थिति है। आज मालधन में, पाटकोट में महिलाएं अपोज कर रही हैं, देवलथल में जहाँ अभी खुला हुआ है, क्योंकि आपके लिए वो सोर्स ऑफ इनकम है। लेकिन एक समाज के लिए जब परिवार बर्बाद होता है उसके सोर्स ऑफ इनकम की उस परिवार की किसी को कोई चिंता नहीं है, जो उसके शरीर में दिक्कतें होती हैं। कितना वो होगा। बाकी आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, आपके पास सारी चीज़ें हैं। मेरे ही बगल में एक गांव है भरतपुर, जो समस्या मैंने झेली है पिछले 5 साल यहाँ पे टैंकर डाल डाल के, और लोग कहते थे यार तू कैसा नेता है, भाजपा और आरएसएस में भी काम करता है, पानी की नहीं दे पा रहा। टैंकर आता था पानी का तो बड़ी मुश्किल से हमको 100 लीटर या 150 लीटर लड़ के 200 लीटर मिलता था। सबके टैंक नीचे हैं, छत ऊपर में टैंक हैं, डब्बे नहीं रहते लोगों के घर में पानी भरने के लिए, बाल्टियों में भरते थे। मैंने वो दौर झेला है और आज भरतपुर के लोगों का आया है इस पेपर में कि कैसे इन चीज़ों के ऊपर कोई कार्य नहीं हो रहा। हम कब से कह रहे हैं कि नगर निगम के जो हमारे मेयर साहब बने हैं, सबसे बड़ी प्रायोरिटी अभी हमारे पास 3 महीने के लिए पानी की है। हर घर में पानी मिलना चाहिए, क्योंकि गर्मी में पानी की कंजप्शन ज़्यादा होगी। लेकिन जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी कर दिया कि भवन निर्माण से जुड़े हुए लोगों को और अन्य जो गाड़ी वाड़ी धोते हैं उनके उसको पानी नहीं यूज करना है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं साहब, आपने तो कट मार लिया, अपनी जिम्मेदारी से हाथ खड़े कर दिए, अब मुख्यमंत्री जी ने उसमें कोई एक्शन नहीं लिया। सोचिए जितने लोग रोजगार में उसमें जुड़े हुए हैं,
और अपने पहाड़ी लोग भी उसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि रोजगार हार्डवेयर, सीमेंट, लोहा, दुकान, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, पेंटिंग, ये सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं। और बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ पहाड़ के बहुत सारे लोग यहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी भी कर रहे हैं, जो लेबर में, पेंटर में, प्लम्बिंग में, इलेक्ट्रिशियन में काम कर रहे हैं। उनका काम बंद हो गया। उनको खाने खिलाने के लिए क्या व्यवस्था की आपने? कोई व्यवस्था की आपने? नहीं की। आपने आदेश जारी कर दिया कि आप यूज नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आप गाड़ी नहीं धो सकते हो, आप मकान निर्माण नहीं कर सकते हो। लेकिन उससे रिलेटेड लोगों को आपने जो 3 महीने वो वंचित रहेंगे, अप्रैल मई 15 अप्रैल से 15 मई, 15 मई से 20 जून तक, यानी 2.25 महीने, उसके लिए आपने क्या प्रबंध किया? क्या राज्य सरकार ने कोई प्रबंध किया? क्या आपने कहा कि हाँ हम हर दिन आपके खाते में इतना पैसा डालेंगे, आप खा सकते हो, आप राशन ले सकते हो? नहीं बोला। लेकिन आपने एक लाइन करके जिला प्रशासन ने ये कह दिया कि भाई आप नहीं कर सकते हो। लेकिन उन रोजगार के बारे में नहीं सोचा, उन व्यक्तियों के बारे में नहीं सोचा, उन लोगों के बारे में नहीं सोचा कि आप कैसे खाओगे, जो शाम को आपका चूल्हा कैसे चलेगा अगर आप काम नहीं करोगे तो। हमारे गाड़ी वाले, जो पहाड़ के बहुत सारे ड्राइवर यहाँ पे काम करते हैं पिकअप में, वो कैसे, उनका तो सामान ही नहीं चढ़ेगा, क्योंकि दुकानें बंद हो जाएंगी। जब सीमेंट नहीं चलेगा तो उन गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, सामान नहीं डलेगा तो गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। उनकी रोजी रोटी का क्या साहब? वो क्या करेंगे? आपने सेकंड ऑप्शन तो दिया ही नहीं। तो सोचिए जरा कि हम अपने लोगों को कैसे परेशान कर रहे हैं। क्या एकमात्र यही ऑप्शन है? क्या जिला प्रशासन की या प्रशासन की या शासन की या नगर निगम की, जिला पंचायत की कोई व्यवस्था नहीं है? पानी नहीं है। हमें हर साल पता रहता है कि हल्द्वानी में 3 महीने पानी की दिक्कत आएगी। तो क्या हम उस चीज को अगले, जब तक यमरानी बन नहीं जाता तब तक उसको सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं। नीति नहीं है, करने की इच्छा नहीं है। जाए परसों में जहाँ पे हमारे एमपी अजय भट्ट जी रहते हैं, उनके रास्ते से गया था, मैंने वो वीडियो भी डाला था। उनके घर से और कटघरिया के बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो रखा है, रोड पूरी टूटी है आर से पार, क्योंकि वहाँ पे गूल की क्रॉसिंग है, गूल पूरी कंक्रीट की है, डामर उखड़ चुका है। और जब हम अजय भट्ट जी की घर की तरफ जाते हैं वहाँ भी गड्ढे हैं। तो सोचिए, अजय भट्ट जी रक्षा राज्य मंत्री, पर्यटन मंत्री रहे हैं और वो अपने गड्ढे नहीं बना पा रहे हैं, तो जनता के लिए कैसे काम करेंगे? महिला अस्पताल में उन्होंने ईंट बजा के देखी, ईंट टूट गई, वो उनको दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। वो कह रहे हैं PWD हाउस में गए, वहाँ पे दारू की बोतलें और स्नैक्स के पैकेट फेंके हुए थे, वो भी दिख रहे हैं। लेकिन उनको गड्ढा नहीं दिख रहा, क्योंकि उनके पास महंगी गाड़ियाँ हैं, उनमें जर्क कम आता होगा। एक सामान्य आदमी के पास एक सामान्य सी गाड़ी होती है, महिलाएं स्कूटर से निकलती हैं, बच्चे बिना हेलमेट के चल रहे हैं। सोचिए जब ऊपर से आएंगे, अचानक से ब्रेक लगाएंगे, किसी का सर फटेगा, किसी को चोट लगेगी, किसी का बच्चा या कोई व्यक्ति अगर उसमें अपना जीवन को खो देता है, हमारे लिए सबसे दुखी चीज होगी। कम से उसको तो बच सकते हैं। हम क्या सोचते हैं कि इतना बड़ा आदमी हमारे पड़ोस में आ गया, हम भी खुश हो गए, अजय भट्ट जी बगल में आ गए, अब तो हमारे क्षेत्र में कुछ तो विकास होगा, कुछ कम से कम सड़क ही बन जाए। उनके घर के आगे टूटी हुई है। और जिला प्रशासन, PWD, मुख्यमंत्री जी तो उनके कलीग हैं, प्रधानमंत्री जी उनके मंत्रिमंडल में सीधे उनके कांटेक्ट हैं, अजय टमटा जी जो है उनके साथ के हैं। कहने भर की देर है, लेकिन कहे क्योंकि जनता को कोई सोच लिया है कि नेता ने कुछ करना नहीं है, और नेताजी क्यों करेंगे? मेरी सड़क 5 साल से गड्ढे हैं, दोनों साइड में मिट्टी भरनी है, लेकिन आज तक नहीं बने। हमारे साथ सौतेलापन हुआ, 300 मीटर सड़क नहीं बनाई, जबकि मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी और RSS में ही काम कर रहा था। उन्होंने सड़क बनाई, 300 मीटर के बाद बड़ा सा बोर्ड लगाया, आज वो पूरी सड़क में धूल हम खा रहे हैं, गड्ढे वहाँ पे हैं, और इसी कॉलोनी से 4 कॉलोनियाँ जुड़ती हैं। तो ये स्थिति है हमारी। हम कितना पक्षपात करते हैं। MP भाजपा के थे, MLA भाजपा के थे, नगर निगम के पार्षद भाजपा के थे, नगर निगम के मेयर भाजपा के थे, बड़े बड़े पदाधिकारी भाजपा के थे, सब ने बढ़िया फोटो खींची। लेकिन 300 मीटर का जो पैच है हमारा, और सारी कॉलोनी वालों ने इस बार से लेके MP से लेके MLA से उन्हीं को वोट दिया है। तो सोचिए, मैं खुद चुनाव लड़ा हूँ नगर निगम का, मेरे को उतने वोट नहीं पड़े जितने वोट इस बार नगर निगम में हमारे मेयर साहब को पड़े हैं मेरी कॉलोनी से। लेकिन रोड नहीं बनाई उन्होंने हमारी कॉलोनी के लिए। 300 मीटर का पैच छूट रखा है। अब उसमें कितने गड्ढे होंगे? 5 साल से गड्ढे हैं, तो आज क्या स्थिति होगी? रोड और खोद दी है पाइपलाइन की वजह से।
तो इस तरह से हम नीतियां बना रहे हैं। हम गाँव से निकल के शहर में आए, एक अच्छा जीवन गुजारेंगे, सड़कें अच्छी होंगी, पानी की व्यवस्था अच्छी होगी, लाइट की व्यवस्था अच्छी होगी। 200 मीटर आगे आगे देखता हूँ तो लाइट ही नहीं है, क्योंकि मैं बॉर्डर जगह पे रहता हूँ नगर निगम के। तो जिला पंचायत शुरू हो जाती है, मेरे से फ़ोन करके हमारे ताऊ जी बोलते हैं, हमारे ताऊ जी रहते हैं, यार हमारे यहाँ रोड बनवा दें। मैंने कहा साहब मैं कहाँ से बनवाऊँ, तो एमएलए साहब बनवाएंगे या जिला पंचायत बनवाएगी या पीडब्ल्यूडी बनवाएगी, मेरे यहाँ लाइट लगा दे। किससे बात करो साहब? सभी ये बोलते हैं हमारे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, कहाँ से लगाएं। पीपल पोखरा का तो इसी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने बहुत बड़ा आर्टिकल दिया था, पूरे 1 पेज का, कि वहाँ पे कई बार घोषणाएं हो गई हैं, अभी बन रही है, अगले महीने बन रही है, एमएलए साहब बस आने ही वाले हैं, वहाँ के जितने बड़े बड़े पदाधिकारी वो बस अभी बनाने वाले हैं। 4 साल या 5 साल हो गए, मैं भी देख रहा हूँ, वो टूटी है तो टूटी ही है। तो ये हम अपनी आवाज़ नहीं उठाते हैं, हम अपनी बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं कि बांग्लादेश में ऐसा हो गया, बहुत बड़ी रैली निकालते हैं इसी हल्द्वानी के अंदर, लेकिन अंकिता भंडारी बहन के लिए हम कभी रैली नहीं निकालते, क्योंकि उसमें हमारे बीजेपी के लोग जुड़े हुए हैं, उसी में हमारी मित्र कांग्रेस भी खामोश बैठी हुई है। और आप देखिए हमारे मूल निवासी कैसे उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हम अपनी ज़रूरतों की चिंता छोड़कर, अपनी चीज़ों को छोड़कर हम किसकी चिंता करते हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ठीक है, सोचना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन पहले तो अपने घर को देखना पड़ेगा ना। पहले अपने घर को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही तो आप देश को देखोगे, तब आप विदेश को देखोगे। यहाँ हमारी आक्रोश होने से क्या हम बॉर्डर पे जा सकते हैं? क्या भारतीय सेना हमको बॉर्डर पार करने देगी? अगर ऐसा है तो सबसे पहले मेरा नाम लिखिएगा कि अगर बांग्लादेश में अटैक करना हो तो मेरे को सबसे आगे रखिएगा। गोली आएगी तो मुझे लगेगी, और मारना होगा तो मैं भी मारूंगा। अगर इतनी हिम्मत है तो अभी तक तो, अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी आ गए, मोदी जी के खास हैं, अभी तक तो बांग्लादेश को घेर लेना चाहिए था। और हमें बहुत फायदा है उससे, हमारा चिकन लेग खत्म हो जाएगा, हमारा ट्रेड बढ़ जाएगा, हमारा जो कॉरिडोर है वो बन जाएगा। पूरी दुनिया जमीन कब्जाने के पीछे भाग रही है, पूरी दुनिया। रशिया यूक्रेन की जमीन कब्जा रहा है, अमेरिका पूरे वर्ल्ड में अपने अपने बेस बना रहा है, चाइना बना रहा है, भारत पीछे क्यों रह रहा है? हमारे पास तो स्वर्णिम अवसर है, अपने हिंदुओं के लिए अलग देश बना देते हैं, आधा बांग्लादेश काट के हिंदुओं के लिए अलग देश। कोई अब दूसरे धर्म का व्यक्ति वहां नहीं रहेगा, और कोई हमारे हिंदू धर्म का व्यक्ति दूसरी साइड नहीं रहेगा। पूरा बांग्लादेश आधे से ऐसा कर दो, कितना विकास हो जाएगा उस बांग्लादेश का। लेकिन हम नहीं कर पा रहे। यहाँ से हम चिंता कर रहे हैं, वहाँ की बंगाल में लड़ाई हो रही है, हम यहाँ से चिंता कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रदेश में हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है और हम मूल निवासी क्या बोल रहे हैं कि कैसी लड़की थी जो होटल में काम करती। बहुत दुख होता है। ये एक बहुत अच्छी बात आई है, हेमंत पांडे अपने गांव पाबे, जो मेरे ही मूल डिस्ट्रिक्ट का है पिथौरागढ़ का, अपना शूटिंग विलेज बनाएंगे। क्या जरूरत पड़ी है इस बंदे को मुंबई में रहते हुए बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हमारे एक छोटे से गांव से वहां पहुंचना बहुत बड़ी बात है। क्या जरूरत है उसको अपने गांव की बनाने की? क्या वो अपने गांव को रोजगार नहीं देगा? क्या वो अपने गांव का नक्शे पे कदम नहीं रखेगा? आज मैं गर्व से कहता हूं कि मैं जिनगाल गांव का हूं। कितने लोग जानते होंगे कि जब मैंने चुनाव लड़ा था, मैंने हर वक्त जिनगाल गांव की बात की थी। मैं बहुत खुशनसीब हूं, मैं जिनगाल गांव में पैदा हुआ, लोगों ने मुझे बहुत मदद की। तो उसी प्रकार से ये व्यक्ति भी है, तो आपको तो गर्व होना चाहिए पहाड़ के व्यक्ति पे, पहाड़ की बच्चियों पे, कि उन्होंने अपनी हिम्मत करके वहां तक पहुंची है। उसके साथ गलत हुआ, आपने गलत का विरोध करना चाहिए था। मैं अभी जब पिथौरागढ़ गया था तो अपने ससुराल गया था, बागीचोरा जाते तो बंदरलीमा एक गांव आता है, उस बंदरलिया गांव के ऊपर हड़खोला है जो हमारे धामी जी का गांव है। और बंदरलीमा का जो बैंड है, वहाँ पे दुकानें हैं, वहाँ पे बहुत सारे बेरोजगार और बूढ़े लोग बैठे रहते हैं। मैं हर बार वहाँ पे रुकता हूँ, वहाँ से एक चीज़ लेता हूँ जो बहुत फेमस है और मुझे भी पसंद है, मेरी पत्नी को भी पसंद है, मेरे माँ बाप को भी पसंद है, सभी को पसंद है। वो छोटे से केले आते हैं, इतने बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं हमारे यहाँ। तो मैं पिछली बार भी रुका था, तब भी पूछा था, और अब भी रुका हूँ तब भी पूछा है, क्योंकि मैं ऊपर जब देखा तो बहुत बढ़िया सड़क बन रही है, बहुत अच्छी बिल्डिंग बन रही है। तो मैंने उनसे पूछा, भाई अब तो ये धामी जी का गांव है, धामी जी ने यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी कर दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो आप लोगों को रोजगार दिया होगा। तो आप सोचिए, यकीन मानिए, उन लोगों ने ऐसा मुंह बनाया, साहब रोजगार तो छोड़िए, हम तो उस तरफ जाने में भी डर लग रहा है, कल के दिन हमारा जो घास लाने का या फिर जानवरों को चराने का रास्ता है वो बंद ना हो जाए। जिस गांव के लोगों को रोजगार देना चाहिए था, उस गांव के लोगों को तो हमने रोजगार दिया ही नहीं। अब बाहर से लोग वहाँ काम कर रहे हैं,
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के लोग कह रहे हैं। बाकी जो भी वहाँ पे तथ्य होंगे वो आराम से पता चल जाएंगे। तो ये हम अपने लोगों को तो भरोसा करते ही नहीं है। हम ये सोच लेते हैं पहाड़ी तो किसी काम का ही नहीं है। सोचिए राजस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र और आंध्रा, एमपी, यूपी में लोग कहते हैं उत्तराखंड का आदमी सबसे ईमानदार है, सबसे ज़्यादा कर्मठ है, सबसे ज़्यादा काम करता है। मैं तो पूरा भारत घूमा हूँ, मैंने उन चीज़ों को महसूस किया है। भाषा की बात आती है, उसमें भी आपने कुछ नहीं कहा। जनरल बीसी जोशी जब डिविजनल कमांडर थे, एक पूर्व फौजी मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हमें बड़ा गर्व होता है कि जनरल बीसी जोशी हमारे कमांडर रहे हैं। वो जब वहाँ पोस्टेड थे आसाम में, तो उन्होंने कुमाऊनी भाषा में सारे लोगों से बात की थी। कितना गर्व का क्षण है। एक इतना बड़ा अधिकारी जिसके नाम से पिथौरागढ़ में आर्मी स्कूल है, जिसने कई लोगों को अपने सेना के लिए जागृत किया, लोगों को आकर्षित किया कि आइए सेना में काम करिए, गर्व से कहिए कि हम भारतीय सैनिक हैं। तो उस व्यक्ति ने एक अपनी भाषा को उस डिविजनल कमांडर रहते हुए कहा है, हमारे लिए कितना गर्व का विषय है। और उसकी मृत्यु जो हुई है वो उन्होंने कहा है कि हत्या हुई है, मृत्यु नहीं हुई है। क्यों? जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो 94 के दंगे आपको नजर आएंगे। मुजफ्फरनगर कांड के बाद वो एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे उभर रहे थे, और 96 में जब वो रिटायर हो रहे थे तो सीधी सी बात थी कि वो राजनीति में कदम रखते, और अगर वो राजनीति में कदम रखते तो वो यहाँ की परिदृश्य पूरा बदल सकते थे। कौन नहीं चाहता था? सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। मुलायम सिंह यादव यूपी में थे, और उसी मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों के ऊपर 91 में जब राम मंदिर का ये मुद्दा उठा था, मैं भी उसमें था, मैंने भी जय श्री राम के नारे लगाए थे 91 में, जब मैं गरखा में पढ़ता था। और जो चंदा मांग रहे थे लोग, मैं भी घर घर जाके चंदा मांगा था। सोचिए 94 में जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, उसके साथ खटीमा कांड, मसूरी, देहरादून, ये सब हुए थे। उसमें मुलायम सिंह यादव को अवार्ड देने वाला कौन है? पद्म भूषण देने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी। और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल विरोध नहीं किया, और मेरा जी आपने भी विरोध नहीं किया होगा। तो सोचे जब आप वहां विरोध नहीं कर पाए, जिसने कल आप कह रहे थे ना मैंने बलिदान दिया, मैं जेल गया हूं, बहुत अच्छी बात है, आपने बलिदान दिया होगा साहब, हम नहीं दे पाए बलिदान, हमारे सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन हमने अपनी किसी अंकिता बहन को ऐसे नहीं बोला कि कैसी लड़की रही होगी। कभी परिस्थितियां जाइए देखिए, उसके लिए आपने विरोध नहीं किया कि उसको क्यों पद्म विभूषण दिया। हमारे सत्ता ने विरोध नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने विरोध नहीं किया। और हर वर्ष हम वर्षगांठ मनाते हैं। कल 23 अप्रैल है, बीरचंद गढ़वाली का दिन है, और पुलिस हमारे लोगों को पीट रही है। वो व्यक्ति अकेला जिसने काला पानी की सजा खाई, लेकिन उसने अपने संयुक्त जब देश हुआ था उस टाइम पे उसके ऊपर गोलीबारी करने से, अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर गोलीबारी या पाकिस्तान पेशावर में लोगों पर गोली मारने से मना कर दिया था। और यहाँ उत्तराखंड मित्रता पुलिस पहले खंसू में पीटती है, कल धारी में बच्चों को पीटा, पहले नाबालिग की बात आ रही थी, फिर वो बालिग हुए, कई लोगों ने उसमें वीडियो भी बनाए हैं। और हमारी सरकार क्या कर रही है? उनको नौकरी से क्यों नहीं निकाल रही? क्या जरूरत है? क्यों नहीं पुलिस रिफॉर्म हो रहे हैं पूरे देश और प्रदेश में, खासकर हमारे प्रदेश में? हम लोग तो खुद हैं उसमें, और हम अपने लोगों को पीट रहे हैं। सोचिए उस जगह पे जहां पहाड़ी मूल का व्यक्ति होगा, मेरे ख्याल से वहां पे व्यक्ति भी पहाड़ी था, पीटने वाला भी पहाड़ी है, बाहर का नहीं है। तो क्या हम सोच सकते हैं किस तरीके से हम जा रहे हैं अपने समाज को लेके? हम बहुत वो कहते हैं कि हमने बहुत विकास कर लिया। किस चीज का विकास? कैसा? पूरे पहाड़ तो खाली कर दिए नीतियों की वजह से। वो तो किस्मत सही थी, मैं तो हल्द्वानी में बैठ गया, नहीं तो हल्द्वानी में मेरे को जब आने का था तो मैं सोच रहा था हल्द्वानी बैठूं कि बाहर निकलूं, रोजगार करना है कि कैसे खाएंगे, क्या करेंगे। वो तो भगवान की कृपा थी कि कोरोना आ गया और मैं आज यहाँ पे आपके सामने, मुझे गर्व होता है कि मैं कम से कम अपने प्रदेश के अंदर ही बैठा हूँ। गांव तो मैंने भी छोड़ा है, क्या करता? वही गांव गया था, बंदर प्याज उठा के ले जा रहे हैं, लड़ने के बाद इधर से जाओ तो इधर से ले जा रहे हैं, ताई की घास पहुंचाने के तो कंधे में रख के फर्स्ट क्लास गेहूं का मूठा लेके चल दिए पहाड़ों में, पेड़ों में। कहाँ से आए साहब उतने बंदर? आम का दाना होगा नहीं, अमरूद का दाना होगा नहीं, आड़ू का दाना होगा नहीं, लंगूर पहले पेड़ तोड़ देते हैं। सुअरों ने इतना आतंक मचा रखा है, सोयाबीन बोइए कुछ भी बोनिए पूरी खोद देते हैं। कौन काम करेगा उनके लिए? और आप पॉलिसी कहते हो कि 80% सब्सिडी देंगे मोटे अनाज पे, कौन बचाएगा उनको? जितनी सब्सिडी मिल रही है उसका 8-5-40-6 गुना कॉस्ट लग रही है ब्लॉक में जाने में, वहां से अनुदान लाने में। घर घर क्यों नहीं जा रही सरकार?
क्यों उनके खातों में, आपके पास तो सारी जानकारी है, खाते भी हैं, खातों में पैसा डालिए ना पहाड़ियों के, ताकि वो सशक्त होंगे। उनको खेती करने के लिए उनको बोलिए कि भाई खेती हरी भरी होनी चाहिए, उसमें वो खेत होने चाहिए। बंदरों को पकड़ने की योजना वहां लाइए, बंदरों को पकड़ के आप वन विभाग को दीजिए, पेनल्टी लगाइए वन विभाग के ऊपर। लेकिन आप नीतियां नहीं बनाएंगे, आप घोषणाएं वो करेंगे इस कारण से ऐसे पकड़ने वाली, चाहे वो पहले त्रिवेंद्र जी ने 2018 में किया, अभी धामी जी ने यहाँ से पकड़ के उसी को गोल घुमा दिया। बस ये हुआ, पहले के जो भू कानून आया था वो हमारे डीएम साहब के थ्रू जाता था, अब डीएम साहब को आपने किनारे कर दिया, आप सारी शक्तियां आपने अपने पास रख ली, भाई जो भी आएगा शासन से होगा, पहाड़ बिकेगा अब शासन से, उसमें डीएम साहब कुछ नहीं कर सकते। सीधे सी कानून की परिभाषा यही है कि शासन से ही बिकेगा, लेकिन बिकेगा जरूर। और इसमें पहाड़ियों को क्या फायदा होगा, ये सोचने वाली बात है। ये थी छोटी सी समस्या। एक चीज बहुत अच्छी आई थी इसमें, मैं छोटी सी न्यूज़ दी है सरकार ने, और उसमें व्यंग भी कसा है सरकार ने। हाँ, केआरसी में पूर्व सैनिकों की डीएससी भर्ती 6 मई से है। जितने भी पूर्व फौजी हैं, आप लोगों के जितने भी लोग हैं, उनको बताइए कि डीएससी की भर्ती है कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में 6 मई से, ताकि उनको जानकारी मिल सके। बाकी उनके पास भी सूचना आई गई होगी, कुमाऊं रेजिमेंट महान रेजिमेंट है और उनकी पास उनकी सूचना तंत्र है, तो हम चाहते हैं कि आप भी बताइए। एक बहुत अच्छी अजीबोगरीब इन्होंने न्यूज़ दी है। चुनाव के समय मतदाता सूची से नाम गायब होने या गलत नाम दर्ज होने का राग अलापने वाले लोगों को जब सुधार का मौका दिया जा रहा है, तब वह गायब है। राज्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से 1 जनवरी 2025 को अहर्ता तिथि के आधार पर प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची को लेकर दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गई थी, लेकिन प्रदेश भर में कहीं से भी कोई अपील प्राप्त नहीं हुई है। फॉर्म 8 विद्यमान मतदाता सूची में प्रविष्टियों में सुधार के आवेदन किया जा सकता है। साहब, जनवरी से मैं यहाँ हूँ, मेरी ही कॉलोनी के कई लोगों के नाम नहीं थे, मेरे पीछे पड़ोसी जो थे उनके नाम भी नहीं थे, जबकि वो एमपी वोट में यहाँ पे वोटर हैं, लेकिन जब वो नगर निगम में वोट डालने गए तो उनका नाम नहीं था। तो आज हमारे नाम कैसे इंक्लूड करने हैं, आपने, हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं, हम तो प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में काम कर रहे हैं, आपने किसको बताया? और आपने, निर्वाचन आयोग ने यहाँ पे बोल दिया कि भाई कोई नहीं आ रहा, जब जनता को पता ही नहीं है कि इनका काम चल रहा है। आपने मुनादी नहीं करवाई, पहले लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट करवाते ताकि हम लोगों को पता चलता। अब कितने लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, कितने लोग डिजिटल में, इतनी छोटी सी आपने समाचार पत्र के दूसरे पेज पे इतनी सी न्यूज डाली है, इतनी सी न्यूज, तो कहां से पता चलेगा? आप उसको बड़े स्केल पे गाइए। जब आप भू कानून के इतने बड़े बड़े बैनर लगा सकते हैं सरकार, तो क्या निर्वाचन आयोग के द्वारा आप बड़े बड़े पोस्टर नहीं लगा सकते? क्या हमारे नंबर आपके पास नहीं है? क्या आप जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जा सकते? क्या आप बड़ा सेमिनार ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन नीतियां नहीं है, करना नहीं चाहते हैं। लोग ऐसे ही रहें, वोट कम से कम पड़ें और जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएं। ये थे आज के न्यूज़पेपर, लेकिन मैं मूल निवासियों से ज़रूर एक चीज़ निवेदन करना चाहूँगा। मैं पहाड़ का हूँ, पहाड़ के लिए काम कर रहा हूँ। आइए हम पहाड़ के लिए काम करें, पहाड़ियों के लिए काम करें। हमको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। आप किसी भी दल में काम करते हो, किसी भी संस्था में काम करते हो, वो मैटर नहीं करता। जब आपके मूल अस्तित्व के ऊपर अटैक होता है, उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप एकजुट रहिए। और एकजुट रहने का सीधा तरीका है कि एक दूसरे के साथ संवाद कीजिए, एक दूसरे के सुख दुख में काम आइए। क्योंकि आप अकेले हो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आप सशक्त हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हर वक्त हम इजराइल का जो एक वो देते हैं, उदाहरण देते हैं, वो एकजुट हैं। हम मुस्लिम का उदाहरण देते हैं कि वो एकजुट हैं। वो क्यों एकजुट हैं? क्योंकि उनके अंदर जो गैप है वो एक जगह पे ख़त्म कर दिया जाता है। और जब मुस्लिम की बात आती है, वो ये नहीं देखते कि मैं शिया हूँ, सुन्नी हूँ, अहमदिया हूँ, अलग तरह के संप्रदाय से उससे मुस्लिम है। उसी प्रकार से आपको ये सोचना है कि मैं बीजेपी का हूँ, कांग्रेस का हूँ, बीएसपी का हूँ, एसपी का हूँ, नहीं। आपने सिर्फ ये सोचना है कि पहाड़ी हूँ और मैं अपने पहाड़ के लिए, पहाड़ियों के लिए क्या कर सकता हूँ। सोचिए उनके लिए जो सशक्त नहीं है, उनको कैसे सशक्त कर सकते हैं।
हम कैसे पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान चला सकते हैं, कैसे हम चिकित्सा को और अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम अपनी रोड की व्यवस्था को और अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम गड्ढों को अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम वहाँ पे पानी की व्यवस्था, जो अभी 3 महीने आने वाले हैं, गाँव के ऊपर के सबसे ऊपर की चोटियों के गाँव सूख जाएंगे। आपको अंतिम में खत्म करता हूँ एग्जाम्पल देते हुए। पिछले साल फातड़ी करके एक गाँव है, वहाँ मैं गया, मेरे घर से वो 1-1.5 किलोमीटर ऊपर है और उसके ऊपर फिर हमारा इष्ट देव का मंदिर है। जब मैं वहाँ गया तो एक महिला एक बाल्टी लेके खड़ी थी। मैंने पूछा, चाची इतना ही पानी आता है? बोला, बेटा अभी मेरा टन है, 1-2 बाल्टी भरूंगी, उसमें मुझे भैंस भी नहलानी है, भैंस को पानी भी पिलाना है, बकरियों को भी पिलाना है, गाय को पिलाना है, कुत्ते को पिलाना है। फिर एक बार उसी आधी बाल्टी से मैंने अपना नहाना भी है और फिर मैं दूसरी बाल्टी के लिए नंबर लगाऊंगी और उससे खाना बनाना है। वो 2 लोग थे घर में, गांव में। तो सोचिए जिसके पास ज़्यादा जनसंख्या होगी वो कैसे इस चीज़ को करता होगा। तो ये हमने सोचना है कि उस जगह को पानी कैसे देना है। मैंने सीएम पोर्टल पे उसी जगह पे फ़ोन किया और मेरे पास सीएम साहब के पोर्टल से कब फ़ोन आया, आप यकीन मानिए, जुलाई में उन्होंने। और वो कहाँ से फ़ोन आया? हल्द्वानी प्रखंड से। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पानी आ गया। मैंने कहा, सर मेरे यहाँ तो पानी ही पानी है, क्योंकि जुलाई में हमारे यहाँ नेचुरल स्रोत फूट जाते हैं, पानी का फ्लो बढ़ जाता है, क्योंकि पहाड़ में जो बांज या इन पौधों से या उतीस के पौधे उनके नीचे से पानी आता है तो पानी की संख्या बढ़ जाती है। जुलाई में बारिश होती है। मैं बड़ा खुश हुआ रे, सीएम साहब के पोर्टल से मुझे फ़ोन आया जुलाई में। फिर मुझे पिथौरागढ़ जल निगम या जल संस्थान से फ़ोन आया कि आपके यहाँ पानी आ गया। मैंने कहा, सर इतना पानी आ गया संभाला नहीं जा रहा। लेकिन जब पानी की ज़रूरत थी, तब जब मैंने उनके लोकल प्रतिनिधियों से बात की, तब शायद उन्होंने पानी भेजा है ऊपर। तो इस तरह से हम अगर वोट लेते हैं तो उस वोट के साथ हम उनको सहूलियत भी दें। हम पहाड़ियों के लिए बात कर रहे हैं, पहाड़ के लोगों के लिए बात करें, क्योंकि वो बहुत सीधे और ईमानदार लोग। आज भी आप गाँव में चले जाइए, आपको खाएंगे, पूछेंगे बेटा खाना खाया है कि नहीं खाया, कहीं से भी चले जाइए। तो ये बहुत ज़रूरी है, उनको सशक्त कीजिए, नीतियाँ बनाइए पहाड़ियों के लिए, पहाड़ के लोगों के लिए। उत्तराखंड सिर्फ उधम सिंह नगर और हरिद्वार और देहरादून में या हल्द्वानी में नहीं बसता है, ये पहाड़ में बसता है। और पहाड़ियों को आगे बढ़ाइए। आप टेंडर भी देते हैं तो उसमें आप टेंडर चाहे गुजरात की कंपनी को दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गुजरात की कंपनी जब उत्तराखंड में काम करे तो अपना टेंडर पहाड़ी के थ्रू ही आगे जाए, ताकि कम से कम एक व्यक्ति को और उससे जुड़े हुए संसाधन के लोगों को रोजगार मिल सके। मैं अभी गढ़वाल से आ रहा था, गुजरात के सारे ट्रक आ रहे हैं, गुजरात की सारी मशीनरी आ रही हैं। वहाँ पे मैंने देखा अपने लोग कितने हैं पहाड़ के। जो मैं वहाँ पे गांव के पास गया था, मैंने जहाँ पे खाना खाया था, वहाँ पे मैंने पूछा, भाई यहाँ पे बाबा रामदेव जी ने बहुत बड़ा कन्या स्कूल खोला हुआ है, आपके गांव को और आपके गांव के बच्चों को क्या सहूलियत मिली? तो उन्होंने कहा, भाई साहब सहूलियत छोड़ दी, अब तो हमें वो नदी में भी नहीं जाने दे रहे। उस गांव का उस नदी पे कुछ तो हक होगा, क्योंकि वहाँ से गुजर रही है। जंगल में बीनने के लिए लकड़ियाँ, तो जो रास्ता जाता है वो स्कूल के बगल से जाता है। तो वो कह रहे थे कि हमसे झगड़ा करने आते हैं उनके गार्ड, अंदर तो छोड़ दीजिए, नीचे नदी में नहीं जाने दे रहे। तो क्या स्थिति होगी? और ऊपर से पानी नहीं है। अगर कल के दिन पानी लेने भी नदी से जाना पड़े तो 2 किलोमीटर ऊपर गाँव है। तो ये स्थिति बना दी है हमने आज उत्तराखंड की। आप आंख मूंद के मत बैठिए, बिल्ली जिस तरह दूध पीती है, स्थिति बहुत भयानक है उत्तराखंड की। तो सोचिए कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं, चिंतन कीजिए। चिंतन जब तक नहीं करोगे, सिर्फ यहीं पे जीवन नहीं है, जीवन वहीं है। आज हमें लगता है कि हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन जीवन है हमारा पहाड़ में। अगर वहाँ संसाधन होते, परसों मैं किसी से बात कर रहा था, बहुत लंबा हो रहा है, बात कर रहा था, मैंने कहा अगर 11 मल्टी लेवल हॉस्पिटल अगर पहाड़ में बना दिए जाते और बेसिक एजुकेशन, जो बहुत अच्छी एजुकेशन वहाँ दी जाती, यही शिक्षक दे सकते थे, यही चिकित्सक दे सकते थे। हमारे बच्चों को चिकित्सक बनाया जा सकता था, उनको 10 साल का बॉन्ड भर के नौकरी करने के लिए प्रेरित किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया, क्योंकि नीतियाँ नहीं बनाई और बाहर हम लोगों को डिपेंडेंसी बाहर कर दिया। आज कुमाऊँ डिपेंड है हल्द्वानी पे, गढ़वाल डिपेंड है कहाँ पे? देहरादून कोटद्वार पे। अब जो है एक एम्स आ गया ऋषिकेश में, वहाँ पहाड़ियों की कितनी बात सुनी जाती है वो सब आपको पता है। और एक बन रहा है किच्छा में। अब धारचूला से जो व्यक्ति आएगा उसको क्या फ़ायदा होगा?
बन रहा है उत्तराखंड राज्य के अंदर, लेकिन सीमा है उसकी यूपी के साथ, और किसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा उसको कैंसिल करके चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर के बीच में बनाइए। और जो ऋषिकेश एम्स बना दिया आपने, उसका एक सैटेलाइट सेंटर गढ़वाल के किसी सेंटर पे बनाइए, ताकि जौनसा, पौड़ी, टिहरी, गढ़वाल के लोगों को फायदा हो सके। हिमाचल का जो एम्स बनाया वो पहाड़ी पे बना है, थोड़ा सा जो अच्छा बना है, मैं देख रहा था एक वीडियो उसका, और वहाँ के लोगों को फायदा हुआ है। अब इसमें आपने बहुत बड़ा एरिया कवर कर लिया उत्तराखंड के अलावा, या तो हमारे से रिजर्व करिए सीटें, भाई हम लोग आएंगे, आप बेड खाली करिए, लेकिन ऐसा है नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। अब उसमें हम क्या कह सकते हैं, राज्य सरकार ऐसे हाथ बांध के खड़ी हो जाती है। एक लड़की यहीं से गई थी कल से, मैं उससे मिलने गया, क्या स्थिति थी उसकी, परसों एक वीडियो आया था, बोला हम एडमिट नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। साहब हम कहाँ खड़े हैं 25-26 साल में राज्य बना के, सोचिए और इस चीज को देखिए आगे कैसे इसको परिवर्तित किया जा सकता है। ही सरकार कर सकती है। दमन ढूंगा और बिंदु खट्टा का मुद्दा बहुत तेजी से उठ रहा है, बाकी आपकी मर्जी। हम लड़ते रहेंगे पहाड़ के लिए, पहाड़ियों के लिए, और आपसे निवेदन है कि आप जो हैं अपने पहाड़, आप कहीं भी रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, लेकिन अंकिता बहन के लिए ये वर्ड यूज मत करें। वो ऐसी बेटी नहीं थी, मैं खुद मिल के आया हूँ उसकी माँ से, उस कमरे में रह के आया हूँ, देख के आया हूँ वो कहाँ रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी देर तक मेरी बातें सुनी, लेकिन बड़ा आक्रोश होता है जब मूल निवासी ऐसा बोलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। पहला